मैच नंबर 24 न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान पड़ला किसका भारी। फ्लैट विकेट, लेकिन न्यूजीलैंड के बैटर साउथ अफ्रीका के बॉलर के आगे बेबस दिखाई दिए। साउथ अफ्रीकन बॉलर मार्कस जॉनसन ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेटें उड़ा के न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को डिस्टर्ब किया। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग के बाद बैटिंग में भी अहम जोर दिखाए और इनके कैप्टन एडम करम बेहतरीन परफॉर्मेंस देके अपनी टीम के लिए अहम रोल प्ले किया। साउथ अफ्रीका के एडम करम 86 रन बनाकर नुमाया रहे और टीम के लिए शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैच नंबर 24 में न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर की कैप्टनी मुझे फेल दिखाई दी। कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ वो ग्राउंड में मौजूद नहीं थे। आज के मैच में ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड के बॉलर थके हुए खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट में नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें, बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको मैच नंबर 24 के हवाले से बताने जा रहे हैं, जो कि T20 मैच का वर्ल्ड कप जारी है भारत और श्रीलंका में, और सभी टीमें एडी का जोर लगा रही हैं सुपर 8 मरहले में दाखिल होने के लिए, और कुछ टीमों ने तो वाज़ेह भी कर दिया कि वो सुपर 8 के लिए बुक हो गई हैं, और कुछ टीमों का अभी फैसला बाकी है। और आज एक मैच तगड़ा देखने को मिला है, वो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। दोनों ही अच्छी और बेहतर टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं इनमें और फाइट करने वाले प्लेयर हैं। यहाँ पे मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद है, जो कि इंडिया का ह्यूज स्टेडियम है और रिसेंटली ये बना था। और इंडिया को याद है कि इसी T20 इंडिया को बखूबी याद है कि वर्ल्ड कप जब हुआ था तो इंडिया यहाँ भी बीट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया इनके मुंह से टाइटल छीन के ले गया था। तो काफ़ी ह्यूज तादाद ग्राउंड में बैठने की मौजूद है, लेकिन यहाँ पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड है, तो इस वजह से न्यूट्रल कंट्रीज हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो क्राउड भारी तादाद में ग्राउंड में नहीं था। अलबत्ता ना होने से कुछ बेहतर तादाद देखने को मिली है। यहाँ पे मैं टॉस की बात करूं तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। देखते हैं कि न्यूजीलैंड अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा टारगेट देने में कामयाब हो पाएगा या नहीं। बैटिंग विकेट है और बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे बॉलिंग की उस तरह मूवमेंट भी नहीं देखने को मिलेगी, और प्लेयर जम के रन बनाएंगे। बट देखना ये होगा कि कौन सी टीम यहाँ पे बैड लक उनकी होती है, क्योंकि साथ साथ बैड लक भी चलती है, तो जिसकी वजह से प्लेयर कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो यहाँ पे मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर की बात करूँ, कौन से 11 प्लेयर इस मैच नंबर 24 में है, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड की जानिब बढ़ेंगे। ओपनिंग स्टैंड टिम शेफर और फिन एलन के दरमियान ओपनिंग पार्टनरशिप होगी, और यहाँ पे इन दोनों की मैं बात बताऊं तो दोनों ही T20 के मास्टर हैं और साउथ अफ्रीका लिए फिट है, क्योंकि ये दोनों एक लंबी बारी और एक लॉन्ग हिटिंग करना जानते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर कोंटियां वगैरह भी खेल के आते हैं। तो रिसेंटली बिग बैश खेल के आए हैं दोनों प्लेयर, तो काफी इनकी प्लास्टिक होगी। और यहाँ पे रविंद्रा की बात करूं तो ये स्टिल नाकाम है, और फिर भी ये नंबर 3 पे हैं, और न्यूजीलैंड कोच और कैप्टन ने पूरा एतमाद इन पे किया है कि होप के इस मैच में ये कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाए। अब देखना रविंद्रा की साइड है कि रविंद्रा अपने बैट से रन निकाल पाएगा या नहीं। उसके बाद इनके पास ग्लेन फिलिप्स मौजूद है, जो कि मिड ऑर्डर उसके बाद इनके पास ग्लेन फिलिप्स मौजूद है, जो कि ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और साथ में बैटिंग के भी काफी हद से अच्छे जोर दिखाते हैं। साथ में मार्क चैपन इनके पास मिड ऑर्डर में मौजूद है, और इनका साथ डैरेन मिचेल देंगे। इन दोनों की मैं बात करूं तो ये हर ही बार दोनों बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का जो स्कोर बोर्ड है उसको हिट मिलती है और अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो जाते हैं। साथ में मिचेल सेंटनर इनके पास मौजूद है, जो कि टीम की क्यादत भी कर रहे हैं और स्पिन बॉलिंग के जोर दिखाते हैं, तो साथ में थोड़ी बहुत बैटिंग का भी टच लगा लेते हैं। उसके बाद जेमी नेशम इनके पास मौजूद है, ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर बॉलर है और साथ में बैटिंग के भी जोर करते हैं। उसके बाद मैट हेनरी फास्ट बॉलिंग में अपना अहम रोल प्ले करेंगे और देखते हैं कि ये साउथ अफ्रीका की विकेटें उड़ाएंगे। उसके बाद इनके पास लुकी फर्गूसन मैट हेनरी का साथ देंगे, साथ में जैकब डफी। तो 3 फास्ट बॉलर हैं और एक मीडियम पेसर बॉलर
और 3 ही इनके पास स्पिनर बॉलर हैं। तो न्यूजीलैंड की यहाँ पे टीम की मैं बात करूं तो काफ़ी वेल सेटल उन्होंने करके खिलाई है और सोच विचार करके ये जो 11 प्लेयर है सभी तगड़े हैं। अगर अफ्रीका के खिलाफ चल गए तो अफ्रीका इनको बीट करने में उनको मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे साउथ अफ्रीका की भी मैं बात करूं तो उनके 11 प्लेयर एडन मकरम जो कि ओपनिंग फेस करेंगे, इनका साथ देंगे डी कॉक। एडम मकरम की बात करूं तो वो बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग और कैप्टनिंग के जोर भी दे रहे हैं और अभी तक वो अपनी कैप्टनी में सक्सेसफुल जा रहे हैं और इनकी क़यादत में टीम जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती दिखाई भी दे रही है। डी कॉक विकेट कीपर है और इनके बैट से भी बड़े रन निकल रहे हैं और ये भी सक्सेसफुल अपनी इनिंग को कंटिन्यू किए हुए हैं। साथ में इनके पास रियान रिलक्टोन इनके पास मौजूद है जो कि अच्छे बैटर है और अच्छी पार्टनरशिप लगाना जानते हैं। साथ इनका देंगे डेविड ब्रेव्स, ये भी रविंद्रा की तरह बिल्कुल नाकाम जा रहा है अभी तक और इस टूर्नामेंट में ये भी कुछ बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे। तो देखते हैं कि डेविड ब्रेव्स को स्टिल मौके पे मौका मिलता जा रहा है, क्या वो आज के मैच में न्यूजीलैंड को घुमाने के लिए है तैयार। साथ में डेविड मिलर जो कि मिडल ऑर्डर में टीम को संभाले हुए है और बड़ी अच्छी और लॉन्ग हिटिंग करते हैं और काफी सीनियर प्लेयर भी हैं। उसके बाद इनका साथ मिडल ऑर्डर में देंगे तरिस्तान स्टब और इस बंदे को जिस मर्जी नंबर पे खिला लो, रन इसने करने ही करने हैं, रन के बगैर तो कुछ चारा नहीं है। साथ में मार्को जैनसन फास्ट बॉलिंग के जोर दिखाएंगे, ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद कॉर्बन बोश इनके पास मौजूद है और उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं फास्ट में तो यहाँ पे रबाडा और नगीडी साउथ अफ्रीका की जानिब से बॉलिंग करेंगे और ये दोनों ही मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं। बॉलिंग साइड इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है साउथ अफ्रीका की। अगर मैं स्पिन बॉलिंग की बात करूं तो महराज इनके साथ कंटिन्यू है। तो यहाँ पे इनके पास भी 4 जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं जैसे रबाडा, निगेडी और मार्को जैनसन। उसके बाद मीडियम पेसर कॉर्बन बोश इनके पास मौजूद है। अगर स्पिनर की बात करूं तो यहाँ पे महराज और अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में एडम करम और डेविड मिलर भी स्पिन बॉलिंग करवा लेते हैं। तो देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम क्या अर्ली प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होगी न्यूजीलैंड पे। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड टिम शेफर और फिन एलन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप 33 रन तक लगी और यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक थ्रू हासिल करने में मार्को जैनसन कामयाब रहे जिन्होंने टिम शेफर को 13 रन पे पवेलियन भेजा और 33 पे फर्स्ट विकेट लेने में वो कामयाब रहे। ओवर की बात करूं तो 3.2 ओवर हुए। उसके बाद फिन एलन रविंद्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। तो यहाँ पे मैं न्यूजीलैंड के पावर प्ले की बात करूं तो ना होने से कुछ बेहतर है, कम से कम 6 ओवर में उन्होंने 58 रन बनाने में वो कामयाब हुए। रन्स बड़ा अच्छा जा रहा है इनका पावर प्ले में और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो विकेट को भी रोकना होता है क्योंकि आप बेशक रन्स बनाते जाएं विकेट ना रुके तो फिर वो टीम का जो मोराल है या उस स्कोर बोर्ड जो हिट होता नजर आ रहा होता है वो एंड पे जब प्रोजेक्ट स्कोर बनता है तो वहां पे टारगेट बहुत कम दिखाई देता है। तो यहाँ पे फिन एलन और रविंद्रा के दरमियान भी 24 ही पार्टनरशिप हुई, कुछ बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी और सेकंड शिकार रविंद्रा एक बार फिर नाकाम होते पवेलियन लौटे। 13 रन का ही इनिंग में इजाफा किया और 57 पे 2 खिलाड़ी 5.2 ओवर में पवेलियन गए और ये सेकंड खिलाड़ी मार्को जैनसन का शिकार हुए। और यूं मार्को जैनसन की मैं बात करूं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और अर्ली 2 विकेट लेने में वो कामयाब रहे जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम मुझे काफी डिस्टर्ब में नजर आई और कंफ्यूज का शिकार हुई साउथ अफ्रीकन बॉलर का फेस करते हुए। यहाँ पे फिन एलन की मैं बात करूं तो ग्लैन फेल्प्स के साथ उन्होंने पार्टनरशिप का आगाज किया लेकिन एक ही रन बना। फिन एलन की बात करूं तो 31 रन बनाकर ये थर्ड खिलाड़ी थे। 5.5 ओवर में मार्को जैनसन का ही शिकार हुए और एक ही ओवर में 2 विकेटें लेने में मार्को जैनसन कामयाब हुए। और यहाँ पे टॉप 3 परफॉर्मेंस देने वाले जो प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के वो अर्ली पवेलियन जाते दिखाई दिए। 58 पे 3 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के आउट हुए। उसके बाद ग्लैन फिल्च और मार्क चैपन
के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन मार्क चैपमैन और ग्लेन फिल्प्स भी बड़ी पार्टनरशिप ना दे सके और यहाँ पे ग्लेन फिल्प्स 1 रन बनाकर महराज का शिकार हुए और 64 पे 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के 6.4 ओवर में पवेलियन गए। उसके बाद मार्क चैपमैन और डैरेन मिचेल के दरमियान काफी लॉन्ग टर्म के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है। 74 रन की एक बेहतरीन पार्टनरशिप दी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का स्कोर ना होने से कुछ बेहतर दिखाई दिया। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ तो विकेट काफी फ्लैट है, मुझे समझ नहीं आ रही कि न्यूजीलैंड के जो बैटर हैं वो साउथ अफ्रीका के बॉलर को क्यों नहीं फेस कर रही और क्यों अर्ली पवेलियन जा रही है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 74 रन की जो पार्टनरशिप है उसको लगाने में ये कामयाब रहे। और अगर मार्क चैपमैन की बात करूं तो 5वें खिलाड़ी थे जो 135 पे पवेलियन गए। मार्को जैनसन का ये 4 शिकार हुए। और अगर मार्क चैपमैन के स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 48 रन बनाए, 2 रन की दूरी पे थे, लेकिन वो 50 स्कोर ना कर सके, जिसकी वजह से वो पवेलियन लौट गए। और इसके बाद इनके जो दीगर प्लेयर हैं वो भी कुछ बेहतर परफॉर्म ना कर सके। अगर डैरेन मिचेल और साथ में मिचेल सेंटनर की बात करूं तो ये भी जस्ट 6 रन का ही इजाफा कर सके इनिंग में। और यहाँ पे डैरेन मिचेल 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 141 पे छठे खिलाड़ी थे जो 15.3 ओवर में आउट हुए। नगीडी का ये फर्स्ट शिकार हुए। उसके बाद मिचेल सेंटनर की बात करूं तो ये 4 ही रन बना सके और 145 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 16.4 ओवर में कॉर्बिन बोश का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 1 विकेट हासिल की। और यहाँ पे साउथ अफ्रीकन बॉलर की जितनी तारीफ की जाए कम है, बेहतरीन परफॉर्मेंस, आउट क्लास बॉलिंग की और काफी परेशान रखा न्यूजीलैंड के बैटर को, चाहे स्टार्ट वाले या मिडल ऑर्डर में टोटली को फ्लॉप किया और उनको बड़े टारगेट की तरफ जाने नहीं दिया, बल्कि इनके जो मार्को जैनसन है उन्होंने बेहतरीन 4 विकेट लेके न्यूजीलैंड के बैटर को टोटली कंट्रोल किया और इनको घेरे में रखा कि ये किसी ना किसी तरीके से 200 प्लस ना जाए। तो यही इनका प्लान था और ये इसमें कामयाब भी होते दिखाई दिए। जिमी नेशम की बात करूं तो मैट हेनरी के साथ उसने 30 रन की बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड का स्कोर जो है 175 तक पहुंच गया 7 विकेट के नुकसान पे। और जिमी नेशम की बात करूं तो 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे, साथ में मैट हेनरी 9 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे और क्रीज पे मौजूद थे। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड ने 20 ओवर अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में मुकम्मल खेले और 175 रन उन्होंने बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात करूं तो साउथ अफ्रीकन टीम ने जस्ट 1 ही रन एक्स्ट्रा दिया। टॉप विकेट टेकर मार्को जैनसन रहे, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। उसके बाद महराज, नगीडी और कॉर्बिन बोश एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो न्यूजीलैंड की जाने से पार्टनरशिप की बात करूं तो मार्क चैपमैन, डैरेन मिचेल 74 रन की नुमाया पार्टनरशिप बना सके। और टॉप स्कोरर की बात करूं तो मार्क चैपमैन ही रहे, जिन्होंने 48 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बाकी इनकी टीम जो है वो बिल्कुल न्यूजीलैंड के बॉलर का फेस करने में टोटली फेल दिखाई दी। न्यूजीलैंड की बात करूं तो उनके जो दीगर प्लेयर हैं वो टोटली फेल दिखाई दिए साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के आगे और उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो समझ नहीं सके, जिसकी वजह से वो अपनी बैक टू बैक विकेटें गवाते रहे और अपनी टीम को मजीद मुश्किलात से दो चार करते रहे। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की मैं बात करूं तो उन्होंने सेकेंड इनिंग का आगाज किया और तबाह को आगाज किया, जिससे नजर आ रहा था कि 50% जो मैच है वो जो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के हक में चले गए। जी हाँ जी, ओपनिंग स्टैंड की बात करूं एडम मकरम और डिकॉक, तो इन दोनों ने जस्ट 4.4 ओवर में 62 रन बना डाले। और जो टीम पावर प्ले को अच्छा यूज करती है तो उसके लिए खबर भी अच्छी होती है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो 62 रन बना देना
4.4 ओवर में अच्छा स्टार्ट समझा जाता है और साउथ अफ्रीका की टीम ऐसे लगती है कि वो फुली फॉर्म में स्टार्ट से लेके अभी तक वो अच्छा परफॉर्म करती आ रही है और उनको इसका फल भी मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक हुई 62 पे पार्टनरशिप डी कॉक पवेलियन के 20 रन उन्होंने बनाए। अगर मैं 62 की बात करूं तो इसमें ज्यादा रन जो है वो एडम मकरम के थे और बड़ी ही शानदार इनिंग खेली और डी कॉक उनका ज्यादा साथ ना दे सके और 62 पार्टनरशिप बना के उनके साथ ब्रेक हुए, 20 रन बनाए और ये फर्गुसन का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद एडम मकरम, रियान रिलक्टन के दरमियान भी 62 के बाद 40 रन की एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप हुई। तो इनको इतनी ही पार्टनरशिप चाहिए, मैच टोटली इनके कब्जे में होगा और ये मैच कभी नहीं खो पाएंगे। तो मेरे ख्याल में अच्छी स्ट्रैटेजी थी साउथ अफ्रीकन साइड की। और यहाँ पे एडम करम की बात करूं तो 50 स्कोर उन्होंने किया और सक्सेसफुल इनिंग खेलते हुए जा रहे थे और ऐसे मूड में थे कि आज वो सेंचुरी जरूर करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड विकेट ब्रेक हुई 102 पे रियान रिलक्टन 21 रन बनाकर ये आउट हुए जिमी नेशम का और 7.4 ओवर में इन्होंने 100 स्कोर कर लिया। तो चेज कितना करना, 175। तो यानी इनके पास अभी 75 रन ही बचे हैं और ओवर कितने हुए, 7.4। तो एक तरफा मैच हो गया। यहाँ पे नजर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो इजीली इस मैच को ले जाएगी। वो एक बदतरीन शिकस्त का सामना जो है वो न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका के हाथों करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं डेविड ब्रेस की बात करूं तो वो एडम करम के साथ 29 रन की पार्टनरशिप दी और यहाँ पे डेविड ब्रेस एक बार फिर बड़ी इनिंग ना खेल सके, अलबत्ता 21 रन बनाने में वो कामयाब हुए और थर्ड खिलाड़ी 11.4 ओवर में 131 पे पवेलियन गया और रविंद्रा का ये शिकार हुआ जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद 47 रन की जो पार्टनरशिप डेविड मिलर और साथ में कैप्टन साउथ अफ्रीकन एडम करम ने दी और इस पार्टनरशिप ने मैच को विन किया। अगर डेविड मिलर की बात करूं तो 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो एडम करम की बात करूं तो टॉप स्कोरर है, इनिंग में 86 रन बनाए और ये भी नॉट आउट रहे और मैच विन होके अपनी टीम के लिए मजीद मुस्तहकम पोजीशन पे ला के खड़ा किया। और यहाँ पे नजर आ रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है वो इजीली इस सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर मैं टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 175 के ताकत में साउथ अफ्रीकन 3 विकेट के नुकसान पे 178 रन बनाए और 70.1 ओवर उन्होंने खेले। यहाँ पे साउथ अफ्रीकन ने बड़ी ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इनिंग में 6 रन एक्स्ट्रा दिया न्यूजीलैंड ने और कोई भी बॉलर इनका अर्ली विकेट लेने में कामयाब ना हुआ। फर्गुसन, जिमी नेशम और रविंद्रा एक एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुआ। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करूं तो 7 विकेट से बआसानी ये मैच विन हुए और एक तरफा करके विन हुए। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो मार्को जेंसन है जिन्होंने 40 रन देके 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और यहाँ पे 24 मैच जीतने में कामयाब हुए और न्यूजीलैंड को एक बार फिर साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। और जैसा कि ग्राउंड जो है अहमदाबाद का वो बैटिंग साइड पिच थी और वहां पे इजीली रन्स बनते हैं और आई डोंट नो कि न्यूजीलैंड शायद प्रेशराइज आ गई थी क्योंकि बैक टू बैक जब मार्को जेंसन ने आउट किया जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के बैटर जो है वो बुखलाहट का शिकार हुए, अपनी विकेटें गंवाने पे मजबूर हुए और साउथ अफ्रीका ने टोटल गिरफ्त जमाए रखी स्टार्ट से लेके एंड तक। अब देखना होगा कि न्यूजीलैंड अपने नेक्स्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस देके वो सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करने के लिए कामयाब हो पाएगा या नहीं, देखना होगा इनके नेक्स्ट मैचेस। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।